बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हमने पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शंस। हमने प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं कैरिकुलम के। ये कैरिकुलम हम कैसे बनाते हैं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी कि किसी बच्चे को किसी तालिब इल्म को मरकज़ बनाना। निसाब ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की ज़रूरियात, दिलचस्पी, सलाहियत और उम्र के मुताबिक हो। जैसे कि प्राइमरी लेवल के बच्चों का सिलेबस और होता है, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों का सिलेबस और होता है, और जो इंटरमीडिएट होता है या मैट्रिक होता है उसका सिलेबस और होता है। शुरू में जो सिलेबस होता है वो इजी होता है, फिर आगे आगे जो सिलेबस है वो इजी से एडवांस की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी के मुताबिक। आगे है कम्युनिटी सेंटर्डनेस, यानी कि माशरे को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिलेबस बनाना है। ठीक है, सिलेबस जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे को ये सिखाए कि उसने माशरे में कैसा रहना है, कि बच्चे को अच्छा शहरी कैसे बनना है, ताकि वो जो माशरे में एक अच्छा काम कर सके। अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे हम तो उसको ट्रैफिक लॉ पढ़ाएंगे, उसको बताएंगे कि जब इशारा हो तो उसको वहाँ पे रुकना है, तो ये क्या होगा, हादसा कम होंगे और बच्चे के लिए काम कर सकेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी सेंटर्डनेस, यानी कि सरगर्मियों पे पाबंदी हो, वो वाला प्रिंसिपल। क्या है कि जो हमारा सिलेबस है वो सिर्फ किताबों तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसकी सरगर्मियाँ भी करवानी चाहिए। सिर्फ किताबों पे रट्टा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अगर कोई प्रैक्टिकल है तो उसको बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। अगर कोई हमारे पास प्रोजेक्ट है या हमारा कोई फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल है तो उसको लैब में जाके परफॉर्म किया जाए। कंप्यूटर पढ़ा है तो उसको जाके कंप्यूटर सिखाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं माहौल के बारे में कि जो दरख्त हैं, जानवर हैं, ये हमारे माहौल के लिए बहुत बेहतर हैं, तो सिर्फ उस बच्चे को ये बताया ही ना जाए, पढ़ाया ना जाए, बल्कि दरख्त लगा के उसको बताया भी जाए और उसको ये भी कहा जाए कि आप भी दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ये माहौल के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है वैरायटी, यानी कि वैरायटी क्या कि मुख्तलिफ तरह की ज़रूरियात को पूरा करना। वैरायटी मतलब मुख्तलिफ किस्म का जो सिलेबस होता है, हर टाइप का सिलेबस होना चाहिए। जैसा आप जो है वो उसमें मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी होनी चाहिए, ताकि हर बच्चा जो है अपनी दिलचस्पी और सलाहियत के मुताबिक उसको सीख सके, या उसको जो सिलेबस आसान लगता है, जो उसको जिस सिलेबस में, जिस मजमून में उसकी दिलचस्पी है, वो वाला सिलेबस चुने। ठीक है, अब जो होता है शहर के या देहात और जो पहाड़ी इलाकों के बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं, तो इसलिए निसाब भी मुख्तलिफ। आगे है जी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि हम आहंगी और रबत। जो सिलेबस होना चाहिए, जो तमाम मजमून हैं उसमें क्या होना चाहिए, वो आपस में मनज़्ज़म और मरबूत होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर बच्चा एक बुक पढ़ रहा है तो सिर्फ वो उसको अलग अलग सिलेबस ना समझे, बल्कि वो वाला जो उसने लेक्चर लिया है उस लेक्चर को दूसरे जो बुक है उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे को एग्जांपल ले लेते हैं कि हम उसको ज़राअत सिखा रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या है, साइंस पौधे कैसे लगते हैं, रियाजी है, ज़मीन की पैमाइश करेंगे कि कितनी जगह पे हमने पौधे लगाने हैं जगह छोड़ के, और मशरते इल्म है उसमें क्या करेगा कि इसका जो खेती का असर है वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारे मिलके जो सारे सिलेबस हैं हमारे कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब टीचर जो है सबक पढ़ाती है, आके न्यू लेक्चर देती है अगले दिन, तो उसको चाहिए कि जो पिछला सिलेबस है, जो पिछला लेक्चर था, उसको उसके साथ कनेक्ट करे, ताकि बच्चे को पता चले कि हमने कल क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, जो हमारी सकाफत होती है उसको महफूज रखने का जो प्रिंसिपल है वो। निसाब में हमारी जो सकाफत होती है, रवायात होती हैं, ट्रेडिशन होती हैं, हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो इक़्तिदार हैं, उनको शामिल करना चाहिए, ताकि जो बच्चा है अपनी पहचान से जुड़े, उसको पता हो कि हमारा कल्चर कैसा है, हमने कैसे रहना है। ठीक है, उसको बताया जाए हमारे कौमी त्यौहार कौन से हैं, जो मशहूर तारीख़ी शख्सियात हैं वो कौन सी है, उर्दू शायरी है उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं। ठीक है, आगे है जी प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि तख्लीकी सलाहियत जो होती है, जो लोग काम करते हैं खुद से, उसको बोलते हैं तख्लीकी सलाहियत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्या है कि जो हमारा निसाब है, जो करिकुलम है, वो सिर्फ रट्टा सिस्टम नहीं होना चाहिए, बच्चे को कंसेप्ट दिया जाए प्रॉपर तौर पर, ताकि वो नया कुछ सोच सके, कुछ तख्लीकी सोच सके। अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो सिर्फ उसको किताबों तक रट्टा ना लगाया जाए, बल्कि उसको कंसेप्ट दिया जाए कि इसके पीछे सारी थ्योरी कौन सी वाली है, ताकि वो एक नई सोच उससे पैदा कर सके। जैसे कि हम उसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि बच्चे को ड्राइंग सिखाई जाए, उसको कहानियाँ लिखना बताया जाए,
ठीक है। उसको साइंस के प्रोजेक्ट हैं उसको बनाना, उसकी डायग्राम्स बनाना, ये सारा उसको आना चाहिए। ठीक है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, ये मुस्तकबिल में देखना, मुस्तकबिल बीनी। यानी कि इसका क्या मतलब है फॉरवर्ड लुकिंग का, कि जो निसाब है सिर्फ वो आज के लिए नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ा तो सिर्फ ये यहाँ तक रुक गया, ये इसके बाद ये निसाब हमारा आगे काम नहीं आएगा, बल्कि ये ऐसा होना चाहिए कल कोई बच्चे के काम आए, यानी कि बच्चे को तैयार करे एक नई चीज़ के लिए। इसमें वो चीज़ें भी शामिल होंगी जो कि आगे ज़िंदगी में काम आएंगी। जैसे कि हम बच्चे को सिर्फ कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं, या सिलेबस हमने बनाया है कि हमने 11 साल बाद या 10 साल बाद हमें आईटी के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए, तो हम करिकुलम ऐसा बनाएंगे ताकि हम 1 साल बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद हमें हमारा जो टारगेट था कि हमें इतने आईटी के बच्चे चाहिए वो हमें मिल जाए। ठीक है। इसी तरह हमें बच्चों को इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना भी सिखाना चाहिए, और उसको मालियाती जो शोर है वो भी देना चाहिए, नौकरी करने का जो हुनर है उसको वो भी देना चाहिए, और कंप्यूटर की तालीम भी देनी चाहिए। आगे है जी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होती है, लचक, यानी कि जो निसाब है वो चेंज होता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता। यानी कि अब हमारे यहाँ क्या होता है कि सिलेबस जो है वो पुराना ही चला आ रहा है। ठीक है। अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो चेंजिंग की होगी, थोड़ी बहुत कर देते हैं, अदरवाइज़ नहीं, वही सारा जो चैप्टर्स हैं वही सारे टॉपिक वही एक चीज़ होती है इसके अंदर। तो निसाब को वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहना चाहिए, जैसे जैसे दुनिया बदलती है निसाब को भी जदीद बनाने की ज़रूरत होती रहती है। जैसे कि पहले मोबाइल या जो कोडिंग नहीं सिखाई जाती थी, अब ये ज़रूरी हो गई है। ठीक है। तो अब हर जगह तो यही काम आ रही है। आगे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, यानी कि तवाज़ुन का जो असूल है वो, इसमें क्या है कि अब निसाब में क्या है कि हम अगर बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमें 24 घंटे स्कूल में बुक्स ही ना पढ़ाए जाएं, बल्कि हमें जो निसाबी जो अमली काम है वो भी कराए जाएं। सिर्फ किताब की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाए, बल्कि गैर किताबी सरगर्मियाँ जो होती हैं हमें खेलों में पार्टिसिपेट करवाया जाए, या कोई तकरीर का काम है वो स्पीच लोग बच्चे करते हैं, स्पीच सिखाए जाए। इसके अलावा ऐसे काम होते रहने चाहिए। ठीक है। ताकि एक तवाज़ुन रहे। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि फ़ायदा। यूटिलिटी क्या होती है, फ़ायदा होना। निसाब ऐसा हो जो बच्चे के अमली ज़िंदगी में मुफीद हो। ठीक है। बच्चे को जो टेक्निकल है हुनर वो दिया जाए, उसको टेक्निकल चीज़ें सिखाई दें, जैसे कि हम उसको स्लाइस खाना बता दें, कढ़ाई करना सिखा दें, उसको कंप्यूटर बता दें, कंप्यूटर कैसे चलता है, उसको कोडिंग कर दें, कुछ भी सिखा दें उसको। ठीक है। जो उसकी आगे वाली ज़िंदगी में काम आए। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। आगे हमारे पास एवेलुएशन ऑफ कैरिकुलम, यानी कि जो निसाब है उसका जायज़ा। एवेलुएशन क्या होता है, जायज़ा लेना। अब वो जायज़ा हमने पहले भी पढ़ा होगा एवेलुएशन के, हमने बच्चों की एवेलुएशन करते हैं, उनकी असेसमेंट लेते हैं। इसी तरह हमने कैरिकुलम भी ले लिए। कैरिकुलम की एवेलुएशन हम कैसे ले सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कैरिकुलम की एवेलुएशन, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि जो निसाब बनाया गया है क्या वो तलबा को सही सिखाया जा रहा है, कि बच्चा वो पढ़ रहा है, बच्चे को समझ आ, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है, जिस मकसद के लिए हमने सिलेबस बनाया था क्या वो हमें हासिल हो गया है। यानी कि अगर हमने कहा था कि हम ये सिलेबस बना रहे हैं ताकि अगले 10 सालों में हम आईटी के बेहतरीन से बेहतरीन बच्चे वो प्रोड्यूस कर सकें, तो क्या 10 साल बाद हमने इस सिलेबस से वो बच्चे प्रोड्यूस कर लिए कि नहीं किए। ठीक है। तो ये हमने करिकुलम की एवेल्यूशन में देखना है। आगे है एवेल्यूएशन की डेफिनेशन। द टर्म एवेल्यूएशंस जनरली अप्लाइज टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द वैल्यू जजमेंट। ठीक है। आगे है जी टाइप्स ऑफ कैरिकुलम एवेल्यूशन। कैरिकुलम एवेल्यूशन की टाइप्स कौन सी हैं, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, समेटिव एवेल्यूशन और डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। फॉर्मेटिव आपने पहले भी पढ़ा होगा, टीचर जो है वो अपना लेक्चर देने के बाद बच्चे की असेसमेंट ले लेती है, उसकी एवेल्यूशन ले लेती है कि जो मैंने लेक्चर पढ़ाया बच्चे को समझ आया है या नहीं आया। तो यानी कि सबक के दौरान ही उसकी एवेल्यूशन ले ली जाती है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव एवेल्यूशन। आगे है हमारे पास समेटिव एवेल्यूशन में क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, जांच करनी होती है सिलेबस की कि जो सिलेबस जो है वो अच्छा है या नहीं है। तो ये जांच हम कब करते हैं, या तो सेमेस्टर सिस्टम हो तो 6 माह के अंदर कर लेते हैं, अगर नहीं तो 1 साल बाद। ठीक है। तो या फिर अगर आपकी कोई डिग्री है कंप्लीट कर ली है तो डिग्री के बाद, जैसे अब 4 साल डिग्री आई हुई है, 2 साल डिग्री आई हुई है, तो उसके बाद हम जाँच करते हैं, एवेल्यूशन करते हैं कि ये सिलेबस ठीक है या नहीं है। ठीक है। समेटिव एवेल्यूशन क्या होगी, हम करेंगे उसकी साल बाद या 6 माह बाद, जैसे जैसे आपके जो पेपर होते हैं वो। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होगी, हम लेक्चर के दौरान ही बच्चे की एवेल्यूशन कर लेंगे कि इसको समझ आई है या नहीं। जबकि समेटिव में क्या होगा, हम साल के एंड में करेंगे। ठीक है। आगे है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन।
डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन क्या होती है? ये जांच या ये जो जायज़ा है इस वक्त लिया जाता है जब कोई तालिब इल्म बार बार किसी चीज़ में कमज़ोर नज़र आए। मतलब अगर मैथ वो कर रहा है तो उसको मैथ की समझ नहीं आ रही, वो बार बार कर रहा है। ठीक है, इसका मकसद ये भी होता है कि मसले की जड़ को समझा जाए कि तालिब इल्म को क्यों समझ नहीं आ रहा, कि टीचर का मेथड नहीं ठीक, क्लास का एनवायरनमेंट नहीं ठीक, या उसके घर में कोई मसला है। ठीक है, फिर इसके लिए मखसूस मदद या हल निकाला जाता है। अगर हम इसको डायग्नोस कर लें उसके बाद हम इसके लिए कोई हल निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल वही कि अगर कोई तालिब इल्म रियाजी में बार बार काम हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, तो उस्ताद ख़ास तौर पर ये जानता है कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है उसको, फिर इसकी बिना पर उसको अलग से समझाया जाता है। या अगर उसको टीचर की समझ नहीं आ रही तो टीचर अलग से मेथड यूज़ करेगा। अगर वो क्लास में कंफर्टेबल नहीं है क्लास के माहौल से, तो क्लास के माहौल को बेहतर किया जाएगा। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि पूरी क्लास को समझ नहीं आ रही या सिर्फ एक बच्चे को समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये हो गया डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। ये होगा कैरिकुलम एवेल्यूएशन की टाइप्स। हमारे पास आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिकुलम, यानी कि इसका मतलब क्या है कि निसाब का तयन करना, निसाब को तरतीब देने का पूरा अमल जिसके ज़रिए एक मुकम्मल तलीमी निज़ाम तैयार किया जाता है। ठीक है, कि जैसे हमें पता है कि हमने मैट्रिक में ये वाले सिलेबस रखने हैं और उसके अंदर ये टॉपिक होगा, ये पूरा निसाब मैट्रिक में कवर होगा 9th और 10th में। तो ये जो पूरा निज़ाम तैयार होगा मैट्रिक के लिए, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिकुलम। आगे है जिसकी कुछ चीज़ें, कैरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। कैरिकुलम के मकासद क्या हैं? याद रखना है, एम बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव छोटे होते हैं। ऑब्जेक्टिव एम से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो कैरिकुलम के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स के ये हैं कि सबसे पहले ये तय किया जाता है कि हमने तलबा को क्या सिखाना है। ठीक है, यानी निसाब का असल मकसद क्या है? हम बच्चे की अच्छी शख्सियत बनानी है, मालूमात देनी है, या महारत सिखाना है, हमने क्या करना है? जैसे कि हमें ऐसा निसाब चाहिए जो बच्चों को साइंस की समझ, बूझ, मसला हल करने की सलाहियत और अखलाकी तरबियत दे। अगर हमें ये वाली चीज़ें चाहिए तालिब इल्म के दरमियान, तो हम इस तरह का सिलेबस जो है वो डिज़ाइन करेंगे या इस तरह का कैरिकुलम डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ स्टडी, यानी कि हमने खाका तैयार करना है, कोई चीज़ बनानी है, पूरी स्कीम बनानी है किसी क्लास के लिए। तो वो क्या है, यानी कि ये फैसला होता है कि हमने कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे इस क्लास में और किन जमातों में क्या क्या सिखाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे और कुछ सीखते हैं। जो बच्चा शुरू में केजी में जाता है उसको ड्राइंग सिखाई जाती है, या प्रेप में जाता है इस तरह की चीज़ें उसको पढ़ाई जाती हैं। उसको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बता दी जाती हैं। ठीक है, या पूरा सिलेबस उठा के उसको नहीं दे दिया जाता कि बच्चा घबराई जाए। जैसे कि हमने 5वीं क्लास में उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, साइंस और मशरत उलूम होती है, 5-6 बुक्स होती हैं, वो पढ़ानी होती है। जबकि जब हम एलिमेंट्री में जाते हैं या मैट्रिक में, तो बुक्स की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने इसको डिज़ाइन करना है। आगे है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब हर सब्जेक्ट बन गया हमारा, हर सब्जेक्ट में कौन कौन सा सिलेबस होगा और उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक होंगे, कितने यूनिट्स होंगे, ये हमने तैयार करना है। ठीक है, आगे है डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक इंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब जो टेक्स्ट बुक है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वगैरह सारा इसका सिलेबस देखते हैं, वो अरेंज करेंगे। इंस्ट्रक्शन मटेरियल है कि हम टीचर ने कैसे पढ़ाना है, उसका मेथड कौन सा होगा, ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक और इंस्ट्रक्शन मटेरियल में। आगे है जी टीचर ट्रेनिंग। टीचर को ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी होती है ताकि उसको पता चले कि बच्चों को कैसे पढ़ा। टीचर ट्रेनिंग है ये अफेक्टिव होती है इस वजह से कि इस्तिज़ा को खुसूसी तरबियत इससे मिल जाती है कि वो किस तरह निसाब को पढ़ाएंगे, किस तरह कवर करेंगे, कितना उसके पास टाइम होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे है जी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अब इसका नफाज करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है निसाब की। तो क्या होता है कि सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी स्कीम स्टडी बनाने के बाद, सिलेबस को, हर क्लास का सिलेबस, सब्जेक्ट का सिलेबस करने के बाद, उसको टेक्स्ट बुक में तश्कील देने के बाद, और टीचर के मेथड भी बना दिए जाते हैं हर बुक के अंदर, सरगर्मियों के अंदर के टीचर ये वाला काम करे, ये वाला काम करें। आपने अक्सर साइंस के बुक के अंदर देखा होगा। उसके बाद टीचर की ट्रेनिंग भी हो जाती है, उसके बाद लास्ट पता है इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे काम करने के बाद इसको जो बुक होती है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज वालों को दे दी जाती है कि हाँ जी अब इसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है जब ये जो बुक होती है किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल को दे दी जाती है, तो इस जो टीचर होते हैं वो इसको इस बुक के मुताबिक पढ़ाते हैं बच्चों को। फिर जो है वो तलबा सीखते हैं और उसके बाद उनको जो उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट या उसकी जो समेटिव एवेल्यूएशन है हम वो लेते हैं, उसकी जाँच करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब इसके एग्जाम्पल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि जब नया तलीमी साल शुरू होता है तो नया सिलेबस क्लासेस में लागू होता है, तो वो इस सारे प्रोसीजर से गुजर के जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि
इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई करिकुलम बनता है, तैयार होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो वो किन किन मराहिल से गुजरता है या किन किन पहलुओं को हम उसको देखते हैं। वो है जी एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़, कि हमारी जो तलीमी हिकमत अमली है वो कौन सी होनी चाहिए, कि हमने तलीम कैसे देनी है और हमें यानी कि उसको लेक्चर कैसे डिलीवर करना है, हमने कौन से प्रोजेक्ट बच्चों को देने हैं, हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, हमने ग्रुप में वर्क करना है, कैसे एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे है कोर्स कंटेंट, यानी कि जो हमने कोर्स पढ़ने हैं, मज़मून पढ़ने हैं, उनके अंदर मवाद कौन से वाला होगा। ठीक है, कि अगर हमने साइंस में सिर्फ थ्योरी नहीं रखनी बल्कि उसका हमने प्रैक्टिकल भी करना है, प्रैक्टिकल भी उसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कोर्स कंटेंट। लर्निंग आउटकम, यानी कि जो हमारे सीखने के नतीजे हैं, हमने टीचर ने पढ़ाया है तो उसके नतीजे भी लेने हैं, उसकी लर्निंग आउटकम्स भी लेनी है, कि उसकी एवेल्यूशन करनी है, उसके असेसमेंट लेने हैं। ये फैसला किया जाता है इस चीज़ में कि तलबा को पढ़ाई के बाद क्या आना चाहिए, जो हमने उसको पढ़ाया है उसको समझ आ गई है, या हम जो डिलीवर करना चाह रहे हैं क्या बच्चों को समझ आ गई है। ठीक है, जैसे कि हमने मैथ का लेक्चर दिया तो मैथ के लेक्चर के बाद हमने तलबा को जमा या उसको प्लस करना सिखाया, प्लस या उसको माइनस करना सिखाया, तो क्या वो सीख गया है। ठीक है, उसको समझ आ गई है या नहीं आई। ठीक है, आगे है एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो बच्चों को ऐसे हमें मौके देने चाहिए जहाँ पे वो खुद तजर्बा करके सीखें। ठीक है, जैसे कि हम उसको लेबोरेटरी में ले जाएं, उसको हम दूसरी क्लासेस में हम उसको विज़िट करवाएं, उसको। ठीक है, तो इस तरह के काम जो है, या हम उसको कहें कि आगे प्रेजेंटेशन दे बोर्ड के ऊपर ताकि उसको पढ़ाना आ जाए। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आगे है जी असेसमेंट, यानी कि जो इम्तहान है या जो हमारी जांच होती है, वो जो तलबा ने सीखा है उसकी हमने जांच कैसे करनी है, ये वाला बताता है। ठीक है, जैसे कि हमने उसको जो टेस्ट लेना है वो ओरल लेना है या उसको हमने रिटन टेस्ट लेना है, उसने प्रोजेक्ट जमा करवाना है, ये वाली सारी चीज़ें, ये होगी हमारी असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट को भी देखा जाता है इंटरनेशनल एस्पेक्ट करिकुलम डेवलप करते हुए। आगे है जी एजुकेशनल एनवायरनमेंट बिसाइड्स। एजुकेशनल एनवायरनमेंट यानी कि तलीमी माहौल वो कैसा होना चाहिए। जाहिर है तलीमी माहौल बहुत बड़ा असर छोड़ता है तालिब इल्म के ऊपर। आप अगर देख लें कि अगर प्राइवेट स्कूल में है तो उसका माहौल कैसा होता है, गवर्नमेंट देख लें तो उसका माहौल कैसा होता है। अगर क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं तो ये भी बच्चे की पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर क्लास में गंदगी है तो बच्चा कैसे पढ़ सकता है। अगर शोर हो रहा है तो अगर एक क्लास में शोर हो रहा है और दूसरी क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे या टीचर कैसे पढ़ा सकेगा। तो जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत बड़ा असर डालता है। तो आगे है जो हमारे पास द इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल। हर जो बच्चा है उसको सीखने का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमने देखना है कि तलबा का सीखने का अंदाज़ कैसा है। कोई बच्चा है उसको टीचर पढ़ाती है तो उसको इमीडिएटली समझ आ जाती है, जबकि कुछ बच्चों को नहीं आती। कुछ बच्चे हैं उनको लिख के समझ आती है, अपने अलग से नोट्स बनाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो सुन के ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, कुछ देख के लर्न कर सकते हैं, कुछ लिख के लर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें, ये सारा ख्याल रखा जाता है जैसे आपको बनाते हुए। आगे है जी हमारे पास पर्सनल टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ वर्क। टाइम टेबल बनाया जाता है कि हमने कितने देर में कितना लेक्चर देना है। बच्चे को पता होगा कि हमारा इस टाइम ये वाला लेक्चर है, इस टाइम ये वाला लेक्चर, अब हमने ये वाला लेक्चर पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास इतने मिनट हैं, हमने रिवाइज इतने मिनट में करना है और टीचर को हमने इस टाइम में सारा कुछ कवर करके देना है। और टीचर को भी पता होगा कि मेरे पास 45 मिनट है या आधा घंटा है, मैंने इसमें ये चीज़ कवर करनी है। ठीक है, तो जैसे कि हमने टीचर जो है वो अपना वीकली प्लान बना लेती है या डेली प्लान बना लेती है या अपना मंथली प्लान बना लेती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि टाइम की मैनेजमेंट हो सके। हाँ जी, आगे हमारे पास सम एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पहले हमने इंटरनेशनल में पढ़ा कि किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है निसाब को बनाते हुए। अब हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान में निसाब को बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। कहते हैं व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के पहलू कौन से होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, वो स्कोप एंड सीक्वेंस हो सकता है, किन चीज़ों का रुझान चल रहा है आजकल, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, यूनिट कौन कौन से होने चाहिए और उसके अंदर कौन से सेक्शन होने चाहिए कि जो बच्चे कर सकें और टीचर जो है वो पढ़ा सकें। लेसन प्लान होना चाहिए, वो डेली है, वीकली है या मंथली है। रिसोर्सेज हमारे पास ज़राए हैं कि नहीं, टीचिंग स्ट्रेटजीज कौन सी है।
टीचर स्ट्रेटजीज कौन सी है, टीचर कैसे पढ़ाएगा, कौन से मेथड यूज़ करेगा। तो ये सारे करिकुलम के जो एस्पेक्ट होते हैं। आगे है जी कुछ पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में जब निसाब बनता है तो हमने कौन कौन से पहलू देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास, इसको आप एस्पेक्ट बोल लें या एलिमेंट बोल लें, सोशल चेंज। अब जब हमने करिकुलम बनाना है, ये पाकिस्तान करिकुलम बनाता है, तो इस बात का ध्यान रखता है कि जो तालीम का मकसद है वो सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है, बल्कि हमने माशरे में मस्बत तब्दीली लेके आनी है, पॉजिटिव हमने उसमें चेंजिंग लेके आनी है। जैसे कि हम निसाब में जो ख़वातीन के हकूक़ हैं या हमने माहौल को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है, इसका ख्याल कैसे रखना है, ये पढ़ा दिया जाए। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, जो हमारे कल्चर है इसकी ट्रांसमिशन हो, ये मुंतकिल हो नस्ल दर नस्ल। ठीक है। अगर हम बच्चों को बताएंगे नहीं कि हमारा कौमी लिबास कौन सा है, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाने में कौन सा किरदार किया, हमारे बड़ों ने कौन सी कुर्बानियाँ दी, हमारी रिवायात कौन सी हैं, हमारे त्यौहार कौन से हैं, ये बताएंगे नहीं तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो ट्रांसमिशन, कल्चर की ट्रांसमिशन करना बहुत ज़रूरी है। तो निसाब बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसमें कल्चरल टच दिया जाए। जैसे कि हम पाक स्टडी पढ़ते हैं या इस्लामियत पढ़ते हैं, तो इस्लामियत में हमारे इस्लामी असूल बताए जाते हैं सारे, और पाक स्टडी में हम सारे अपने जो जोग्राफिया है या तारीख़ है या हमारे जो ट्रेडिशन है वो सारा कुछ पढ़ते हैं। आगे है जी हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि सोशल प्रॉब्लम कौन सी होती हैं, यानी कि करप्शन हो गया, जहालत होगी, गुर्बत होगी, लोग नशा करते हैं, दवायात करते हैं, हम मुल्क में कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, हमारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं या हमारा जो पाकिस्तान में जो स्टडी का जो सिस्टम है सारा वो गड़बड़ है, ये सारे इशू जो हैं वो हमें पढ़ाए जाएंगे। इनको हल कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। आगे है जी इकनॉमिक्स इश्यूज़, यानी कि जो माशी मसाइल है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि तलबा को रोज़गार, महंगाई चल रही है, हमने मनसूबाबंदी बनानी है कि हमने अर्न कैसे करना है। इस तरह की जो तालीम है वो बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो अच्छा फ़ैसला कर सकें अपनी ज़िंदगी के अंदर, उन्होंने कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी है आगे जाके। आगे हमारे पास टेक्नोलॉजी, 5 नंबर पे हमारे पास टेक्नोलॉजी। जदीद दौर की तालीम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हमने ये ख्याल रखना है कि अब इस दौर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। इसी मुनासबत से हमारा जो करिकुलम है वो चेंज होता रहना चाहिए ताकि हमें पता चले कि आजकल कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। अब जैसे हाल ही में AI आया तो कंप्यूटर की बुक में ये ऐड कर दिया गया है AI का सारा। ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे इंटर होनी चाहिए वक्तन फ़वक्तन। आगे हमारे पास सिविक एंगेजमेंट क्या होता है, शहरी जो शऊर है वो देना, तलबा को एक अच्छा शहरी बनने की तरबियत देना। जैसे कि उसको चाहिए, हमें सिखाना चाहिए कि वोट देना है, कवानीन की पाबंदी करना है, वोट को ज़ाया नहीं करना। ठीक है। और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तलबा को बतानी चाहिए। ठीक है। आगे हमारे पास सोशल इमोशनल लर्निंग, SEL, समाजी और जज्बाती तरबियत। तलबा को अपनी जो जज्बात है, समझ बूझ है, दूसरों के साथ ताल्लुकात और जो टीम वर्क है वो सिखाया जाएगा सोशल इमोशनल लर्निंग में, ताकि अगर वो माशरे में जाए तो अकेला होकर ना बैठ जाए बल्कि मिलकर काम करना उसको आना चाहिए। आगे है हमारे पास इक्विटी, यानी कि बराबरी या इसको कह लें मसावात। ठीक है। कि हर बच्चे को जो तालीम है, तालीम का यकसा हक देना चाहिए, और जो तालीम है वो हर बच्चे पे फ़र्ज़ है, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, ज़बान का हो, जिन्स के लिहाज से, चाहे वो लड़का है या लड़की या उसके जो माशी हालात हैं वो कैसे भी हों, तालीम जो है वो लाजमी देनी चाहिए और सबको बराबरी की तालीम देनी चाहिए। अगर कोई बच्चा क्लास में है तो टीचर को ये नहीं चाहिए कि वो किसी बच्चे को फेवरटिज़म करे या बैकग्राउंड की वजह से उसको इग्नोर करे। ठीक है। तो तालीम जो है वो हर किसी का बुनियादी हक है और हर एक को इसका इक्वल हक होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा होगी इक्विटी। तो अभी तक के लिए इतना ही। 2 टॉपिक्स आगे हैं वो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में कवर करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।